हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम अपना DSSB की तैयारी के लिए नेक्स्ट UGC नेट का पेपर देखेंगे। क्योंकि आपको मैंने कहा था कि पेपर अब कोई भी नहीं छोड़ना है। DSSB का पेपर के लिए हमें जितने भी जहाँ से भी जो सामान मिल रहा है हम उसे बटोरते जा रहे हैं और बटोर के अपना एक अच्छा जो मुकाम है हमें हासिल करना है। ठीक है बच्चों, तो समय व्यर्थ न करते हुए आज का जो पेपर है ये गया 2011 का, इससे पहले 2010 का और 2009 का आपको पेपर देख लिया है, जिसमें जो DSSB के क्वेश्चन काम के हैं, यानी कि DSSB में आ सकते हैं नेट के क्वेश्चन, वो आपको बताए जा रहे हैं। फिर इसके बाद आपको KVS का जो नया पेपर है वो और इसरो वाले जो मतलब जो पेपर बचे हुए हैं वो आपको कराए जाएंगे। और आपको क्या करना है, जो वीडियो आपने चैप्टर वाइज थी वो वाली जो रितु मैडम ने कराई थी, और जो सिलेबस यानी कि थ्योरी वाली जो मैंने कराई थी वो देख लेनी है, जिससे कुछ भी आपका ना बचे और आप अपना लाइब्रेरी वाले सेक्शन को बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएँ। कल की तरह मैंने आज भी एक जगह इंग्लिश और एक जगह हिंदी खोलने के लिए पेपर खोल लिया है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का सेक्शन, और इधर हम खोल लेते हैं हिंदी का सेक्शन, जिससे आप सभी को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ डबलिंग कोर। तो डबलिंग कोर के ऊपर क्वेश्चन एक दो बार देखने के लिए मिला है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो डबलिंग कोर क्या, मेगा डाटा स्टैंडर्ड्स होता है, यानी कि मेगा डाटा मानक होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे हम लगाएंगे, एक मिनट, हाँ इसे हम लगा देंगे, थोड़ा छोटा कर लूँ मैं, यस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो गया, मतलब 2 आएगा नहीं, दिख नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। कॉपीराइट वाला एक्ट वाला, जो कॉपीराइट एक्ट है, यानी कि भारतीय कॉपीराइट एक्ट के अनुसार कॉपीराइट कब तक लिया जाता है या कब तक दिया जाता है। एज पर इंडियन कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर, कब तक होता है सबको पता है, 60 वर्ष होता है, यानी कि 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, यानी कि लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक की फुल फॉर्म तो इसमें DSSB में पूछी नहीं आती, पर नेक की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जो है नेशनल असेसमेंट फॉर एकोमोडेशन ऑफ काउंसिल, यानी कि CA। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं है आपका। आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फादर ऑफ USA मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एक दो बार पूछा जा सकता है। तो यानी कि हु इज़ द फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन USA का फादर मूवमेंट कौन कौन सा है। तो जो USA वाला जो है, इसका आंसर आपका हो जाएगा मेलविल डेवी, क्योंकि आपकी मेलविल डेवी नहीं DDC जो चीज़ें हैं DV का इम्पोर्टेंट है। और जब फादर, और यानी कि आपसे पूछा यहाँ ही क्वेश्चन में आपको ये बता दूँ, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस, इंडियन लाइब्रेरी साइंस। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन, सॉरी, हु इज़ द फादर ऑफ लाइब्रेरी, यही, यानी कि यहाँ पर USA की जगह इंडिया करके बता दो कौन था। यानी कि दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिया के हिसाब से, और क्या मूवमेंट का किसने करा। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया इज़ पब्लिश्ड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिटानिया है शिकागो, यानी कि शिकागो आ जाएगा, यानी कि आपका 7 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। न्यूनतम इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया कहाँ से प्रकाशित होती है, शिकागो से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 8वां क्वेश्चन देखते हैं। वो ये पोस्ट कोर वाला क्वेश्चन तो आपको सबको रटा पड़ा होगा, पोस्ट कोर वाला भी क्वेश्चन आपको नहीं पता, तो फिर तो दिक्कत हो जाए। गुलिक एंड कौन है, उर्विक, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ अच्छा, ये पूछा गया कैनन के और रंगनाथन के बीच में क्वेश्चन है, यानी कि इस रंगनाथन जी ने कौन सा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसमें हिंदी पढ़ेगा, निम्नलिखित में कौन सा उपसूत्र जिसे कि रंगनाथन द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा, क्योंकि ये तो सारे रंगनाथन ने ही दे रखे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यूनियन लिस्ट आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए इसे छोड़िए, यूनियन लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन DSSB में नहीं आएगा।
चलिए आगे चलते हैं। ये आपका जो है 11 नंबर द टर्म ऑफ बायोमेट 11 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। डिटेल रेसिपी के 12 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। हाफ ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेथड ऑफ साइंटिफिक ये भी नहीं इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। विच इज़ द लाइब्रेरी ऑथराइजेशन रिसीव्ड बाय बुक अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। भाई डिलीवरी बुक एक्ट को क्या कहते हैं? डेपोजिटरी लाइब्रेरी वाला आपको पता है। 4 लाइब्रेरी बताई थी मैंने। 4 लाइब्रेरी हैं जहाँ पर क्या डिलीवरी बुक जाती है और 30 दिन के अंदर जाती है, यानी कि 30 दिन के अंदर उन्हें भेजा जाता है। और डेपोजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन सी है वो कमेंट सेक्शन में बताना। जो है सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली, यानी कि एक तो आपको सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली दिखी गई, यानी कि इसमें से तो पूछा है कौन सा है। वैसे 4 लाइब्रेरी कौन सी है और दिल्ली जो है सबसे आखिरी में बनी है, ये ध्यान रखना। जो दिल्ली लाइब्रेरी जो की बनी है डेपोजिटरी लाइब्रेरी यानी डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंदर, हिंदी में पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर 15। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत पुस्तकालय प्राप्त करने हेतु कौन से ग्रंथालय प्रतिबंध करता है, यानी कि दिल्ली क्या नाम केंद्रीय ग्रंथालय दिल्ली, यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। डेपोजिटरी लाइब्रेरी के नाम से या डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के नाम से ये पूछा जाता है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब आया, यानी कि आपसे ये पूछा जा सकता है डिलीवरी बुक एक्ट कब आया। डिलीवरी बुक एक्ट जो है वो कब का है, ठीक है। तो डिलीवरी बुक एक्ट के आपको मैंने बताया हुआ है, तो डिलीवरी बुक एक्ट आपको पता होना चाहिए। जो डिलीवरी बुक एक्ट है वो सबसे यानी कि एक तरह से जो कोलकाता वाला जो सिस्टम चल रहा था उस टाइम का है। और डिलीवरी बुक एक्ट में जो पहले थे वो किसके ऊपर था, एक तरह से यानी कि 1954 का लेके चलिए, 1954 और 56, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? आगे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वही पढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ नहीं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पब्लिशर वीकली पब्लिश ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। SSSB के अनुसार ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट हमें और जंग यानी कि एनर्जी क्यों वेस्ट करनी, जहाँ पर एनर्जी लगानी है वहाँ पर लगाएंगे। 22 नंबर का क्वेश्चन है। 22 नंबर का क्वेश्चन रिपीट है, आपको ये पता ही है। 2 नंबर किसका है, लाइब्रेरी का। 44 नंबर किसका है, इंडिया का है। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। 23 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। ए बिब्लियोग्राफी यूटिलिटी इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है। एक बार को 24वें क्वेश्चन को एक बार देख लेना, क्योंकि 24वें क्वेश्चन को हम देखेंगे, इसलिए चलिए ऊपर कर लेता हूँ। इसे भी मैं यहाँ से भी हिंदी में भी आपको बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कह रहा है। 24वां क्वेश्चन, बिब्लियोग्राफी प्रयोजन एक संगठन है जो पूर्वकृत करने वाले पुस्तकालय का बिब्लियोग्राफी, ये बिब्लियोग्राफिक है, ये ध्यान रखना। बिब्लियोग्राफी यानी कि ए बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी इज ऑर्गेनाइजेशन दैट द ऑफर टू बिब्लियोग्राफिक सर्विस इज द सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी कांग्रेस इज अ बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी। तो क्या कहता है बिब्लियोग्राफिक यूटिलिटी, इसका बोथ ए एंड बी एंड दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि ए और बी दोनों सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द 5 चलिए या इस तरह से नहीं पूछा जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि इसमें 24 में 27 तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। 28 देखते हैं। 28 इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है। 29 इंपॉर्टेंट नहीं है, 30 इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 24 आपके यानी कि ये नेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर इसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा सकता है, 33 पूछा जा सकता है और 34 पूछा जा सकता है। ये अब चलते हैं अपने हिंदी में भी कर लेते हैं ऊपर। हिंदी में आ गया आपका ये रहा। तो हिंदी में कह रहा है यानी कि इनको व्यवस्थित रूप से क्रम से लगाना है। अब इसे व्यवस्थित रूप से यानी कि इसके कब बने ये उस हिसाब से लगाना है। तो इस हिसाब से आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा भैया, सबसे पहले आपका आ जाएगा निस्ट नेट, यानी कि आपका आ जाएगा सबसे पहला का पहला ही आ जाएगा। फिर आ जाएगा इफ्ला नेट, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका कौन सा आएगा, फिर आ जाएगा MAL नेट, यानी कि M लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इस हिसाब से कौन सा चल रहा है, पहला, फिर आपका दूसरा, फिर तीसरा, फिर आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है। ऐसे इधर आपको, क्योंकि ये तो आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे और इनकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। फिर आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर द
एज अ ईयर, यानी कि वही कह रहा है। फिर इससे अगला भी क्वेश्चन वही कह रहा है। अब ये तो आपको क्वेश्चन रटा हुआ है, ये इस क्वेश्चन को रटने के 10 बार तो क्वेश्चन करा चुका। पहला आ जाएगा अमेरिकन लाइब्रेरी नेटवर्क, अमेरिकन के बाद कौन सा आता है बताओ? SLA हो जाएगा 2 नंबर। SLA के बाद कौन सा आएगा? SLA के बाद आपका आ जाएगा पहला नंबर ASLA 3, और आखिरी में आ जाएगा ये वाला, यानी कि इधर भी वही 33 क्वेश्चन। अब आता है 34 क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग द लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज गिवन रंगनाथन, यानी कि रंगनाथन द्वारा प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों को व्यवस्थित करिए। अब पुस्तकालय विज्ञान के जब सूत्र आपको याद ही नहीं होंगे तो क्या करोगे भाई? सबसे पहले क्या कहता है? पुस्तक उपयोगी के लिए, यानी कि पुस्तक जो है, जो किताबें रखी हैं वो उपयोगी के लिए है। फिर क्या कहता है? दूसरा क्या कहता है? दूसरे में कहता है एवरी, यानी कि प्रत्येक पाठक के लिए उसकी पुस्तक, यानी कि ये हो जाएगा, चलिए इसे निशान भी लगाना ना, ये हो जाएगा पहला, दूसरा। अब फिर बचता क्या है? फिर आपका बचता है, आ जाता है एवरी बुक हैज़ इट्स रीडर, यानी कि एवरी बुक हैज़ इट्स रीडर को क्या कहता है? प्रत्येक पाठक का, प्रत्येक पुस्तक का पाठक हो, यानी कि तीसरा आ जाएगा। फिर आता है पाठक के समय बचाए, यानी कि 4 लॉ पूछे हैं, 5वां लॉ। अब इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इंग्लिश में क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा बुक फॉर यूज। फिर दूसरा क्या आ जाएगा? एवरी रीडर हैज़ हिज बुक। फिर तीसरा क्या आ जाएगा? तीसरा क्या आ जाएगा? एवरी बुक हैज़ इट्स रीडर। और आखिरी आ जाएगा सेव द टाइम, यानी कि, और ये लॉ आपको बताने हैं, आपको पता होना चाहिए। 5 के 5 लॉ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब ये फिर दोबारा वही अरेंज द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट है, तो इसे हिंदी में कर लेते हैं। कहाँ गया? ये रहा। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को अधिनियम का वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करिए। भाई जो व्यवस्थित है उसमें आपको सबसे पहले दिख रहा होगा मद्रास का नाम तो याद कर लेना, मद्रास से ही सब कुछ शुरू है, तो मद्रास आएगा। फिर आएगा हरियाणा, फिर आपका आ जाएगा पांडिचेरी, फिर आ जाएगा उड़ीसा। यानी कि अब इसे लेके चले तो पहले आ जाएगा 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, सॉरी, ये आ जाएगा 3 नंबर, फिर आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा? 4 नंबर। तो ये हो गए। चलिए आगे चलते हैं। ये क्रॉनिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। फैसल कमेटी, ये रंगनाथन कमेटी, ये क्योंकि देखो ये दोनों इस लेवल में, यानी कि आपके DSSS लेवल में भी पूछा सकता है और यहाँ भी पूछा सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको इसका कमेटी का काम है और यहाँ पर भी कमेटी का काम है। तो सबसे पहले आ जाएगी आपकी फैसल कमेटी, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा फैसल कमेटी। फिर आपकी कौन सी कमेटी आई थी? फिर उसके बाद आई थी 4 नंबर, यानी कि राधा कृष्ण कमेटी। जो राधा कृष्ण कमेटी थी, यानी कि पहला यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपकी कौन सी कमेटी आई थी? केपी सिन्हा कमेटी आई थी। और आपके आ जाएगी फिर आपके चट्टोपाध्याय कमेटी, यानी कि ये हो जाएगा 3 नंबर और ये हो जाएगा 4 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DSSS के लिए भी, और DSSS में जो क्या नाम अलग पेपर होते हैं वहाँ भी इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब फिर आ जाएगा अरेंज द क्रॉनिकल ऑर्डर, ये तो आपको पता ही चुका है, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो 3-4 बार क्वेश्चन में अब आपको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है। पहला मार्क आ जाएगा, यानी कि पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर, फिर तीसरा नंबर, ये आ जाएगा, फिर RAD। ठीक है, ये आपको पता ही चल गया। अब आता है अरेंज द फॉलोइंग द सब्जेक्ट इज अच्छा, ये आपका पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। निम्नलिखित विषयों में से DD संख्याओं के आरोह क्रम से लगाइए। अब आरोह क्रम से सबसे पहले क्या आ जाएगा? B का आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तत्व मीमांसा, यानी कि मेटाफिजिक्स आ जाएगा, यानी कि 3 नंबर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B। फिर आ जाएगा पब्लिक एडमिन, यानी कि 1, 2, यानी कि लोक प्रशासन के बाद क्या आएगा? लोक प्रशासन के बाद क्या दिख रहा है आपका? बॉटनी। अब बॉटनी के बाद हॉर्टिकल्चर, यानी कि वस्तु विज्ञान और बागवानी। ठीक है, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आया था व्हाट विल द करेक्ट सीक्वेंस बुक। अच्छा, ये आपको लगाना है, ये तो आपको इम्पोर्टेंट है ही भाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे लगाया जाता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा क्लास नंबर में कैसे कैसे लगाया जाए, क्लास नंबर में सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2 इतना। ठीक है, तो ये कहाँ दिख रहा है? 3 नंबर में। फिर आपको क्या दिखेगा? यानी कि 4 नंबर, ये आ जाएगा। फिर 4 नंबर के बाद क्या आएगा? 2 नंबर, और 2 नंबर के बाद 1 नंबर। तो याद रखना, ये आपका सीक्वेंस है। अब अरेंज द फॉलोइंग द, ये क्या है?
पब्लिशिंग है, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, डीडीसी। डीडीसी के बाद कौन सा आता है, जल्दी बताओ। डीडीसी के बाद आपका एलसी, एलसी के बाद आपका यूडीसी और यूडीसी के बाद सीसी। ये तो आपको सारा पता होना चाहिए, यानी कि इतने सारे क्वेश्चन, ये रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा देख लो। फिर क्यों बच्चे कहते हैं कि कहीं से नहीं आता पेपर, इधर से उठा लिया, वो उठा लिया, फलाना उठा लिया, डिगड़ा उठा लिया। आपने अभी तक कितने पेपर करे, 2009 का करा, 2010 का करा, 2011 का करा, 11 का पेपर है। कितने क्वेश्चन रिपीट मिले कि नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट। अब ये 10 से 15 क्वेश्चन अगर DSSB में आ गए फिर क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे उनका, कुछ भी नहीं उखाड़ सकते आप, ठीक है। इसलिए कहता हूँ सारी चीज़ें रट लो, याद कर लो। आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना आए उस टाइम पे। आपको बस एग्ज़ाम को पास करके अपना एक अच्छी नौकरी लेनी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का देखते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स, लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स का क्या है, 1800, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा इसका सी, यानी कि चौथा नंबर है ना, तो ये आ जाएगा 4 नंबर। लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स, अच्छा इंग्लिश में खुला है अभी, सॉरी एक मिनट, एक मिनट, ये हो गया लाइब्रेरी ऑफ कॉमर्स, यानी कि ये आ गया पहला नंबर। फिर आपका कौन सा आ जाएगा, निस्डॉक, ये 1952, यानी कि ये हो गया। फिर आपका डिलीवरी बुक एक्ट, ये तो आपको पता ही है, अभी बताया था 54, ठीक है। फिर आपको कहाँ है, इंपीरियल लाइब्रेरी 1903, ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये आपको पता चल गया, इंपीरियल लाइब्रेरी, ये हिंदी में भी वही है, ठीक है। फिर आता है ए कार्टर। अब ये कटर करते हुए इसने क्या करा था, जब कटर करते हुए क्या कौन सी आया था, एक्सप्लेनेशन वर्गीकरण, यानी एक्सप्लेनेशन क्लासिफिकेशन। फिर आ जाए डीजी ब्रूनर, ब्रूनर कौन है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। रंगानाथन का था, आपको पता ही, कॉलोन क्लासिफिकेशन। और एच.ई. ब्लिस, बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। कार्टर किसे, एक्स, यानी कि ईसी। फिर क्या नाम, जी.डी. ब्रूनर कौन है, एससी। फिर क्या नाम, रंगानाथन कौन है, सीसी। ब्लिस किसका है, बीसी। तो याद रख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है एनसी डॉग, यानी कि अगर आपको देखो, अभी भी फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप पे इस तरह से पढ़ा ना जाए, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझ में नहीं आती, या फिर आपको क्या नाम एक साथ पढ़ा नहीं आता, तो आप तोड़ के पढ़ ले। NSCC डॉग, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि आपका हो जाएगा 4 नंबर, तो यह हो जाएगा, यानी कि पहला हो जाएगा। अगला क्या है, INPA डॉग, निप डॉग। तो निप ए डॉग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेटेंट, यानी कि इसका हो जाएगा 2 नंबर। फिर आ जाएगा नेस्ट डॉग, NASDOC, NASSNOC, तो ये क्या है, सोशल साइंस। अब आज आखिरी क्या है, निस्केयर। निस्केयर क्या है, इंसडॉक। इंसडॉक क्या है, इंसडॉक आपका निस्केयर, आपका बचा कौन सा, अब बचा साइंस, तो साइंस क्या है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यानी कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, पेटेंट, लघु उद्योग, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, बुक ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द लार्ज नंबर, बेस्ट बुक फॉर द लार्ज नंबर, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 44 भी इम्पोर्टेंट है। तो बुक फॉर द लार्ज नंबर ऑफ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा मेलविल डेवी, क्योंकि मैं ये जो इसमें ये दिख रहे हैं ना, BS का में कुशवाहा और कृष्ण राव, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। आपसे बस ये इस तरह पूछा जाता है, फर्स्ट PhD इन लाइब्रेरी कहाँ से किसने करी, तो ये क्वेश्चन आ चुके हैं DSSB में आपके। ये मत कह देना कि DSSB में नहीं आएगा, DSSB के पेपर उठा के देख दो, ये पूछा गया पहले जिसने PhD करी है कौन था वो। और DSSB का ये नहीं कि आपका एक वो जो स्कूल वाला लाइब्रेरी वाला पेपर है, जो वैसे वाला लाइब्रेरी वाला पेपर है, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन मिल चुका है, तो यानी कि आपको पता होने चाहिए सारे के सारे। तो पहला क्या कह रहा है, बेस्ट बुक फॉर द लार्ज नंबर, यानी कि वृहदत संख्याओं के लिए सर्वोत्तम पुस्तक कौन सी है, यानी कि इतनी पता नहीं मुझे, तो ये कौन से ट्रांसलेटर से चेंज करवाते हैं यार इतना। अब ये कह रहा है बेस्ट बुक फॉर द लार्ज नंबर, अगर लार्ज नंबर को, बड़े नंबर वाली किताब को, यानी इस तरह भी लिख सकते थे, या फिर आप इसे सीधे सीधे ऐसे ही टेप दो जब आपको हिंदी चेंज नहीं हो रही। तो यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मेलविल डेवी, यानी कि ऑप्शन नंबर
हो जाएगा पहले का। फिर आता है लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी बुक, यानी कि वर्क। जो यूनिवर्सिटी बुक है इसका क्या हो जाएगा, रंगनाथन, यानी कि रंगनाथन जी ने कहा था। फिर द फर्स्ट पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस, यानी पहली पीएचडी किसने करी थी, तो पहली पीएचडी करी थी आपके डी.बी. कृष्ण राव, यानी डी.बी. कृष्ण राव इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, पहला कौन है, ये है B.S. केशवन, यानी कि इनका नाम इम्पोर्टेंट है। तो यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से, यानी इसको पे जो एक छोटा सा क्वेश्चन है इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए खासकर इसे जो भी बच्चा पढ़ रहा हो या फिर जो भी बच्चा वीडियो देख रहा हो, ये एक लाइन में लिख लो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, DSSP के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे ये आ गया पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ में आपका कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इसमें से अब करते हैं पेपर चेंज। मैं 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट पेपर दिसंबर वाला भी खोलना है। चलिए तो दिसंबर वाला पेपर खोल लिया। अब दिसंबर वाले पेपर में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वही एक तरफ हिंदी और एक तरफ आपको इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। दिसंबर कौन सा है, 2011, यानी कि अब दिसंबर 2011 का पेपर देखेंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन, अच्छा, लॉन्च बाय द चेयरमैन ऑफ द, इम्पॉर्टेंट नहीं है। DSSP के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, तो याद रखना DSSP के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं कराऊंगा, नहीं तो फालतू क्वेश्चन तो अगर पूरा पेपर कराने लगे तो पूरा पेपर तो रितु मैडम ने भी करा रखा आपकी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चलता है अमेंडमेंट ऑफ डिलीवरी बुक एक्ट। ये तो आपको सीधा पता है कि 56 था, यानी कि अमेंडमेंट याद रख लेना बच्चों। अभी आप फिर कह दो कि कहना तो सर आपने तो 1954 पढ़ाया था, पहले वर्डिंग को पढ़ो। डिलीवरी बुक एक्ट पुस्तकालय लाइब्रेरी एंड न्यू, यानी कि एक तरह से जो संशोधन है जो उसमें क्या है, एंड न्यूज़पेपर वाज, यानी कि न्यूज़पेपर एक्ट का संशोधन किस वर्ष किया गया। संशोधन पूछा है, अगर आपसे पूछा जाए डिलीवरी बुक एक्ट कब आया तो 54 है, और संशोधन पूछा जाए तो 56 है। दोनों चीज़ों में अंतर है, ध्यान से सुन लो, दोनों चीज़ों में अंतर है। अगर एक्ट पूछा जाए तो 54 है, अगर क्या नाम इसका संशोधन पूछा जाए तो 56 है। फिर कभी बच्चों को कह दो कि सर आपने तो ये पढ़ाया था, ये गलत पढ़ा दिया, वो पढ़ा दिया, ये बहुत सारे कमेंट आते हैं इस तरह के। भैया आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या कहा है वो देख लो। जो फर्जी बुक है उनसे मत लेके चलो, जो अच्छी बुक है जिनके मतलब अच्छे रिव्यू हैं उनसे देखो। अगर आप पे मतलब ये है कि आप बुक पे भरोसा नहीं करते तो सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है इग्नू का। इग्नू की बुक जो है सबसे बेस्ट बुक है, और जो IAS PCS का जो सिलेबस होता है ना वो भी इग्नू से ही होता है। आप लाइब्रेरी में अगर लाइब्रेरी की बिलीव और एमलीव की बुक इग्नू की पढ़ लिया ना तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। चाहे आप अगर IAS की भी तैयारी करो, देखो बहुत से बच्चे IAS की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इम्पोर्टेंट आपने जो मटेरियल आप जो कोचिंग सेंटरों में ढूंढते फिरते रहते हो ना, वो मटेरियल आपको इग्नू की बुक में मिलेगा। और इग्नू की अब वाली बुक नहीं जो कहना वो चंद पन्नों में समेट कर इन्होंने दे दी, वो नहीं जो एक साथ आती थी 8 बुक 9 बुक, जो पतली पतली से आती थी, मोटी मोटी से आती थी, 8 बुक 9 बुक एक साथ में। जैसे एक यानी कि आपका BLIS 01 है, उसकी 8 बुक आती थी, 9 बुक आती थी, 6 बुक आती थी, वो इम्पोर्टेंट है। नए वाली तो रद्दी है, नए वाली तो बेकार है बिल्कुल, नए वाली का कोई सोर्स नहीं है, नए वाली को मैं प्रेफर भी नहीं करूँगा। आप जो है पुरानी बुक देख लो। अगर जिसे इतना भी लगता है कि क्या नाम कोई भी दिक्कत है, इंग्लिश बस ये है इंग्लिश में है, इंग्लिश में मिलेगी, हिंदी में क्या नाम लाइब्रेरी की इग्नू की बुक नहीं मिलेगी। इग्नू की बस अगर मिल गई तो रेफरेंस बुक मिलेगी, और रेफरेंस बुक को क्या नाम कोई फ़ायदा नहीं है। रेफरेंस बुक तो एक तरह से ये मान के चलो पेपर पास करने के लिए होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वालिटी सर्कल इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आता है ये जो रोल ऑफ द, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देता है आइडियल ऑफ द डेवलपमेंट। अच्छा ये क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें पूछी गई है DSSP के अकॉर्डिंग नहीं है। विच ऑफ द मॉडल ऑफ नॉट बेस्ड द एनालाइज ऑफ द सब्जेक्ट।
तो एनालाइज ऑफ द सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा चेन इंडेक्स, यानी कि आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विषय विश्लेषण पर आधारित है, तो इसका आ जाएगा चेन इंडेक्स। इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि इस तरह क्वेश्चन DSSB में घुमा फिरा के पूछ देता है। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। गैजेट ऑफ द फर्स्ट ऑफ ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे DSSB के लिए इंपॉर्टेंट है। DMCA एक बार को ये पता कर लेना, DMCA की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। DMCA की फुल फॉर्म आपको लिखी हुई मिली है। DMCA कहाँ से आता है, ये है यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट लॉ, यानी कि DMCA यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट लॉ। सॉरी ये 10 नंबर है, तो ये पूछा जा सकता है। आगे पूछा जा सकता है, ये कौन सा है, अच्छा, हु इज़ द ऑथर ऑफ सिस्टमेटिक, यानी कि सिस्टमेटिक इंडेक्स, इसका आंसर आपको बताइए JS केसर, यानी कि ऑप्शन नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और कोई इस पेज पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पब्लिक लाइब्रेरी, अच्छा, डेवलप, ये इंपॉर्टेंट है, लिखिए। चलिए इसे 12 को खोल लेते हैं, हिंदी में खोल लिया हमने। पब्लिक लाइब्रेरी घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया जाता है। भाई घोषणा पत्र जो है उसका किसके द्वारा तैयार किया जाता है, आपको पता ही यूनेस्को द्वारा तैयार करा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 12 का B, यूनेस्को। फिर आपका आ जाएगा NACLIN इज़ स्पॉन्सर्ड बाई, ये कौन स्पॉन्सर्ड करता है, डिलनेट, यानी कि डिलनेट, ऑप्शन नंबर C आ जाएगा इसका। कहाँ गया C, ये रहा। फिर आ जाता है, अच्छा, डुगल एंड मैग्रेगल किससे संबंधित है, तो मैग्रेगल किससे संबंधित है, आपको एक ही नाम दिख रहा है ऊपर, सबसे एक ही चीज़ दिख रही है भैया, एक्स और वाई थ्योरी से ही संबंधित है। इसे तो आँख बंद करके लगा सकते हो। चलिए इसे मेगा डाटा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंपॉर्टेंट है, हाँ ये देखो, ये आ गया ना क्वेश्चन आपके सामने, ISBN की एजेंसी पूछी जाती है। ISBN की कौन सी, ये है, ठीक है, ISBN की कौन सी है, आपको बता दिया, ISBN की है ये। और ISSN नंबर की कौन सी है, निस्केयर, NISCAR, निस्केयर, यानी कि ये है आपकी ऑप्शन नंबर कौन सा है, 16 क्वेश्चन नंबर है। भारत की कौन सी राष्ट्रीय एजेंसी ISSN नंबर को आवंटन करती है, तो ISSN नंबर को आवंटन करती है निस्केयर, याद रख लेना, निस्केयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17 क्या है, लाइब्रेरी और, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लाइब्रेरी हेराल्ड कहाँ से प्रकाशित होती है, यानी कि लाइब्रेरी हेराल्ड इज पब्लिश्ड फ्रॉम, तो ये पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर C। आगे चलते हैं, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कौन सा नेट देना है। चलिए आगे चलते हैं, इधर क्या है, जीफी लाइब्रेरी लॉ ऑफ डेविड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जीफी इसका पूछा जाता है, जिलफ है का सिद्धांत क्या है, तो जिलफ जो सिद्धांत है वो किसके बारे में बताता है, ये तो आपको पता ही होगा, जो इसके पाठ के शब्दों में आने वाले आवर्तित जो शब्द होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ द जो टेक्स्ट वर्ड ऑफ टेक्स्ट होता है, ये वैसे तो एक बार को याद कर लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 21 इम्पोर्टेंट नहीं है, 22 इम्पोर्टेंट नहीं है, 23 इम्पोर्टेंट नहीं है, 24 इम्पोर्टेंट नहीं है, 25 इम्पोर्टेंट नहीं है। 25 ये है प्राइमरी सोर्स ऑफ द, अच्छा ये देखो इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। ओपन सोर्स ऑफ द हेवल इंस्पेक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। DDC एंड CC इज अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट। ये जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगर इनकी लाइन ही देख ले, जैसे प्राइमरी सोर्स प्रोवाइड टू मोस्ट रिसर्च, ये एक तरह से पूछा जा सकता है, पर रिसर्च के तौर पर पूछा जाता है कि DSSB के तौर पर नहीं पूछा जा सकता। चलिए तो अब 23 इंपॉर्टेंट है, 24 इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो इंसाइक्लोपीडिया से, देखो अगर इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर क्वेश्चन आता भी है तो इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर क्वीन ऑफ रेफरेंस ऑफ द सोर्स ये पूछा जा सकता है। अब इसमें बताओ कि इंसाइक्लोपीडिया की क्वीन ऑफ द रेफरेंस ऑफ द सोर्स का बारे में कुछ आपको पता चल रहा है, ये बहुत NBC यानी कि, और स्टेट टेट में, यानी कि स्टेट के एग्जामों में इस तरह क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हाइपोथेसिस है तो रिसर्च का क्वेश्चन है। अच्छा 31 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए 31 नंबर खोल लेते हैं हिंदी में भी हम। 31 नंबर आपका ये आ गया। निम्नलिखित में कौन सा यानी कि इसके क्रॉनिकल ऑर्डर, यानी कि आप लगाना है इसका
ऊपर नीचे कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो इस हिसाब से लगाना है। तो इस हिसाब से आपका सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको भाई, इस हिसाब से आपको दिख रहा है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि 5 लॉज ऑफ क्या कर रहा है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, हिंदी में भी इन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस लिखा है। फिर आपके कौन सा आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा CC, यानी कि कोलोन क्लासिफिकेशन। कोलोन क्लासिफिकेशन के बाद क्या आ जाएगा क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड, यानी कि CCC, और फिर आ जाएगा लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी कि प्रोग्रामेटिक टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कौन सा बैठता है, C बैठता है इसके हिसाब से C। अब एक चीज़ देखो, अभी तो मैंने सिर्फ पेपर बदला, साल तो नहीं बदला, सेम क्वेश्चन आपको मिल गया और इससे ऊपर भी सेम क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये होता है बच्चों पेपर, लाइब्रेरी और इस तरह के हिस्ट्री जो पेपर पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री के पेपर में ओल्ड पेपर पढ़ लो, लाइब्रेरी के पेपर में ओल्ड पेपर की थ्योरी की जगह ना थ्योरी पढ़ो। थ्योरी तो पढ़नी इंपॉर्टेंट है, पर आपने ये मान लो कि अगर पूरी इंडिया के जितने भी लाइब्रेरी के एग्ज़ाम होते हैं उनके पेपर एक बार ही पढ़ लिए, एक बार भी, और आपको एक बार पढ़ने के बाद याद रहे, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, फिर आपको कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में पास होने से रोक दे, क्योंकि लाइब्रेरी का एग्ज़ाम ही भाई कट कॉपी पेस्ट वाला है। चलिए आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 32वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे भी मैं नीचे कर लूँ थोड़ा सा। तो 32वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, अरेंज द फॉलोइंग, ये इनके सीक्वेंस के हिसाब से लगाना है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, 32 में पहला आ जाएगा न्यू इंसाइक्लोपीडिया, यानी कि ब्रिटानिया की इंसाइक्लोपीडिया आ जाएगी। ब्रिटानिया की इंसाइक्लोपीडिया 1 नंबर कहाँ दिख रहा है, B में दिख रहा है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया आ गई, फिर आ जाएगी इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका, इंसाइक्लोपीडिया फिर अमेरिका के बाद कहाँ आ जाएगी मैग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इसके बाद लाइब्रेरी यानी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इस हिसाब से हो जाएगा B आंसर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा B, ठीक है। फिर आप आते हैं 34 नंबर पर। 34 नंबर पे आपको बताया था सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये इतना सारा लंबा चौड़ा आ जाएगा, यानी कि जिसमें सारे सामान लगे हुए हों। फिर इसके बाद कौन सा आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, इसमें कम लगा है 8A तक लगा है। फिर इसके बाद कौन सा आएगा, आ जाएगा 81A लगा है, फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा 81। अब ये बताओ ये 2 डॉट है किसका, ये बताओ किसका है। मैंने आपको बता भी चुका है 2 किसका है, तो 2 बता दो किसका है। चलिए आगे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, ये तो आपको यार करा ही रखा है, तो इसमें तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा RDA, यानी कि सबसे पहले आ जाएगा हमारा A नंबर, ये हो जाएगा RDC के बाद ये आ जाएगा AAA, यानी कि नहीं ALA कोड आ जाएगा अमेरिकन वाला। फिर आ जाएगा आपका, यानी कि सारे तो ये तो सीक्वेंस वाइज चले बड़े हैं, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए खोलते हैं हम हिंदी में भी। क्वेश्चन नंबर 36 का है, निम्नलिखित में कौन सा, यानी कि इसको आपको अरेंज द फॉलोइंग यानी कि सीक्वेंस वाइज लगाना। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, कॉपीराइट एक्ट आ जाएगा। कॉपीराइट एक्ट कब बताया, अब बताओ कॉपीराइट एक्ट जो है वो कब बताया था मैंने। कॉपीराइट एक्ट है आपको, चलो मैं बताई ना, कहना कॉपीराइट एक्ट आपको खुद ढूंढना है, क्योंकि अगर इस तरह की जो आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप खुद नहीं ढूंढोगे, तो बच्चों दिक्कत हो जाएगी। ये जो एक्ट है इसके आपको सन याद होनी चाहिए। RTI तो अभी आपको RTI तो अभी पता है कि कुछ टाइम पहले आया है, ये तो आपको पता होना चाहिए। IT एक्ट जो है ये भी कुछ टाइम पहले आया। कॉपीराइट है पुराने, और जो ये पुराना है 4 नंबर वाला पुराना। तो सबसे पहले आ जाएगा कॉपीराइट एक्ट, यानी कि कॉपीराइट एक्ट आएगा। फिर कॉपीराइट एक्ट के बाद क्या नाम, इसके बाद डिजिटल मिलेनियर एक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा जल्दी बताओ, इसके बाद आ जाएगा IT एक्ट, और IT एक्ट के बाद आता है RTI एक्ट, यानी IT एक्ट। चलो एक हिंट दे देता हूँ, ये सदी के शुरुआत में और सदी के बीच में हुए हैं दोनों, ITI और RTI। तो अच्छा ये अरेंज द फॉलोइंग द ऑर्डर द गिवन इज, अच्छा ये पूछा जा सकता है भाई, चलो इसे भी लिखाओ। तो इसका सबसे पहले क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा पहले आ जाएगा ट्रायंगल, फिर आ जाएगा आपका सिग्मा, फिर आपका आ जाएगा x, और फिर आपका आ जाएगा 4। इसी तरह से चलते हैं CC में, ये तो आपको पता ही है। 28वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, अगर कंप्यूटर की दृष्टि से देखे जाए तो कंप्यूटर की दृष्टि से, एक मिनट, हाँ कंप्यूटर की दृष्टि से सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी,
कंप्यूटर की दृष्टि से आपकी कोबोल्ट के बाद क्या नाम है ट्रिपल सी के बाद विजुअल बेस और विजुअल बेस के बाद आपकी आ जाएगी जावा। ठीक है, अब इसे लगाते हैं 29वां क्वेश्चन जीफी लॉ लोकटक लॉ ये पूछे जा सकते हैं, लोकटक का नियम, जीफी का नियम। चलो इसमें सबसे पहला आ जाता है 5 लॉ यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। फिर आ जाएगा आपका जीफी यानी कि सबसे पहला नंबर ये हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर 2 नंबर। अब इस हिसाब से कौन सा बैठ रहा है पहला 4 1। अच्छा ये आ जाएगा लोकटक, ये हो जाएगा 3 नंबर और फिर आ जाता है बोर्ड फ्रूट, ये आ जाएगा। ठीक है, ये डीडीसी के अकॉर्डिंग इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो अब चलते हैं 41 को नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर का क्या है बताओ। तमिलनाडु कब आया? तमिलनाडु आया आपका 1954 में, यानी कि पहला ही कह रहा होगा। अच्छा पहला ही है ये 1954। मद्रास कब आया? मद्रास आया आपका 67 में, यानी कि मद्रास आया 67 में। केरल कब आया? केरल आपका भाई अब जो उड़ीसा तो सबसे आखिरी में ही है, अब केरल तो बता दो। केरल आया 89 में और उड़ीसा है 2000 में 2 में। ठीक है, लिख लो, दोबारा लिख लो। क्या है? तमिलनाडु सार्वजनिक ग्रंथालय कब आया? आपका जो सबसे पुराना है यानी कि 48 में। फिर मद्रास कब आया? मद्रास आया 67 में। फिर आपका केरल कब आया? केरल सार्वजनिक पुस्तकालय कब आया? 89 में। और उड़ीसा कब आया? 2002 में। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। चलिए आगे चलते हैं। ये भैया फिर दोबारा आ गया। अरे कितनी बार दोगे? देखो एक आ गया ना। फिर ये जो क्वेश्चन था हमने कब पढ़ा था? जून में पढ़ा था, जून वाले पेपर में, और अब फिर आ गया दिसंबर वाले पेपर में। देखो कितने रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने की लिमिट है। अब जिसने ये पेपर दिया होगा वो तो नेट लेके क्या JRF लेके बैठा होगा। अब तक तो क्या नाम, अब कब का पेपर है? 11 का पेपर है और आज क्या चल रही है? 23 चल रहा है, यानी कि 13 साल पहले, यानी कि 13 क्या 12 मान लिया हमने, 12 साल पहले हो। आज के टाइम पे तो असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं मोटा पैसा खींच रहा होगा, जिसे कहते हैं मोटा पैसा खींच रहा होगा। तो अब सबसे पहले क्या है आ जाएगा ALA का है। ALA का तो आपको बताओ सबसे देखो सबसे ज़्यादा लंबी एज दिख रही है वो कौन सी है? 1876, तो ये हो जाएगा ALA। अब ALA के बाद क्या आया था बताओ? ALA के बाद जो है वो क्या है? वो है ILA का कब है? ILA का एक ही नाम दिख रहा होगा, जो आपका जब रंगनाथन जी ने क्या करा था 5 लॉज के आसपास की जो डेट है, 5 लॉज के आसपास की डेट कौन सी है? 1933। कितनी बार बताएं? 1933। अभी आ जाएगा SLA, एस लीब क्या है? एज़ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 24, यानी कि ये हो जाएगा। और इफ्ला का क्या हो जाएगा? 27, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 27। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। और ये एक चीज़ बात ध्यान रखना बच्चों, जो इस तरह के क्वेश्चन आए वो इंग्लिश में ज़रूर, इंग्लिश में ही देखना, हिंदी में मत देखना। हिंदी में आपको ये आप पढ़ नहीं पाओगे और फिर आपको वही हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सारे सॉफ्टवेयर हैं। CDS IAS है, ये तो आपको पता ही है। CDS संजय किसका है, ये किसका, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका? CDS IAS है, ये तो आपको पता ही, यूनेस्को ने बनाया था। ठीक है, संजय किसका है? संजय ये मत सोच लेना जो कि संजय किसी का नाम हो तो संजय किसका है? संजय अपने पापा का, तो संजय है डिश डॉग का, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये संजय सॉफ्टवेयर के नाम की बात कर रहा है। ग्रंथालय किसका है? ग्रंथालय किसका है? ये है आपका डॉग, यानी कि आपका नेस्ट डॉग, इसका हो जाएगा 3 नंबर। और आखिरी कौन सा है? मैत्री कौन सा है? ये किसका है? CMC, यानी कि CMC, यानी कि उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लिख लो इसे, बिल्कुल इन्हें क्वेश्चनों को लिख लो। अब इनमें से किसी जो ये तैयारी कर रहे हो DSSB की, आज तक ये बताओ आपने इनमें कोई से सॉफ्टवेयर पे काम भी किया है? कभी एक बुक एंट्री करके देखी है कैसे होती है? कभी उसमें ये देखा है कि उसमें बुक में नंबर डाला जाता है, ऑथर का डाला जाता है, ISBN डाला जाता है, उसका कैटलॉग का नंबर डाला जाता है, कैटलॉग का ये सब चीज़ डाला जाती है। एंट्री करके देखिए, नहीं करके देखी कंप्यूटर वो घर में, तो एक बार एंट्री करके देख लेना, नहीं तो एक बार वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, कभी ना कभी काम आती हैं ये सब चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है 45 नंबर आता है बिब्लियोग्राफी। क्या है बिब्लियोग्राफी? बताओ। बिब्लियोग्राफी है बुक,
ईयर बुक क्या है? ईयर बुक क्या है? आपकी करंट इन्फॉर्मेशन। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी आपकी वर्ड्स है। और बायोग्राफी क्या है? बायोग्राफी पर्सन है। यानी कि ग्रंथ सूची क्या है? पुस्तक, ठीक है। अब वार्षिक क्या है? नवीन सूचना। शब्दकोश क्या है? शब्द है। और जीवनी क्या है? व्यक्ति के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, और ये आपके आगे आ जाएगी राम कथा, यानी कि आपका पैसे जाएगा। पैसे तो हमारे काम का है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है बच्चों। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो DSSB में सारे आ सकते हैं, और रट लेना, घोट के पी जाओ सारे के सारे। अभी तक आपके पास यानी कि 10 है, 10 से आज से अगला 10 आपका एग्ज़ाम है। और आज यानी कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में आप में से किसी भी शिफ्ट में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे होगे। तो इसलिए रट लो, घोट के पी जाओ। एक बार क्या 10 बार वीडियो देख दो, चाहे आपको 2x में देखनी हो वीडियो देख लो, 2x में। मैं खुद कह रहा हूँ 2x में देख लो, मैं अपने दम पे कह रहा हूँ 2x में देखो। और की तरह नहीं कि कह दो कि आराम से वीडियो देखो, भैया 2x में देखो, क्योंकि मुझे पता है किस तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। आप जब तैयारी करोगे, हर कोई भी वीडियो यूट्यूब पे, कोई भी वीडियो आप 2x में देखो, 2x में उसे देखो। एक बार पढ़ ली 2x में पढ़ने के बाद, यानी कि थोड़ा सा समझ में जल्दी बोलने पे ये हो जाता है कि आपको समझ में आया। एक बार समझ में आ गया, फिर दोबारा उसे फिर देख लो। तो 3 बार, जब आप 3-4 बार वीडियो देख लोगे, फिर उसे आपको समझ में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ें, जैसे ILA कब आया, ALA कब आया, संजय क्या है, DSSS बोल रहा हूँ, CDS क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, ये आपको एक बार में लिखते चल जाओ। यानी कि लिखने का मतलब ये है कि एक बार बस ऐसे लिखना, ALA इतना। उससे क्या होगा, नोट्स आपके बन जाएंगे, और आप रट के उसे मतलब बिल्कुल गेर दो। जिसे कहते हैं ना, रट के गेर दिया मैंने, जो कहावत है, रट के गेर दिया भाई, पूरा हंस दो मैंने। तो वही काम करना है आपको सारा DSSB में। सारा का मतलब ये होना चाहिए, जो वैकेंसी, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको वैकेंसी में लाइब्रेरी एग्ज़ाम उनका क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। अब पेपर 1 की आप देख लो कैसे तैयारी करोगे। पेपर 1 की देखो, मुझे भी कोई नहीं मिल रहा कि मैं आपको बता दूं, और अगर होता भी तो क्या नाम, अब सूटेबल ये नहीं है कि उसमें तैयारी लगाए। अपना जो भी है आपको, जैसे हिंदी है, हिंदी में तैयारी कर लो। अपना रीजनिंग है, रीजनिंग का तैयारी कर लो। और कौन सा आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है, रीजनिंग आता है, और आपका मैथ आता है। और क्या बचा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके। इन चारों को तैयार कर लो, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।